नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, BMS सेकेंड ईयर, FS। मैं ये मेरा चौथा संस्करण है, आपको समझाने वाला चौथा अध्याय है। इसमें मैंने आपको अभ्रक के बारे में पिछले अध्याय में अभ्रक के बारे में पढ़ाया था, अभ्रक का अमृतीकरण के बारे में बताया था और अमृतीकरण के बाद में उसके जो भस्म की परीक्षा है सब, वो परीक्षा के बारे में बताया गया था कि भस्म की परीक्षा किस प्रकार से करते हैं। अब अभ्रक एक ऐसी भस्म होती है, इस भस्म की साधारण रूप में जो अभ्रक बनाई जाती है, साधारण अभ्रक वैसे अभ्रक का उपयोग विशेष रूप से श्वसन संस्थानों में किया जाता है। अभ्रक रसायन भी है, अभ्रक काशनाशक भी है, मतलब अत्यधिक बीमारियों में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य रूप से अभ्रक के 20 पुट दिए जाते हैं। अब यदि अभ्रक को रसायन के रूप में प्रयोग करना हो या अभ्रक को और अत्यधिक गुणकारी बनाना हो तो अभ्रक के लिए शास्त्रों में 20 पुट के अलावा शतपुटी अभ्रक और सहस्त्रपुटी अभ्रक का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से शतपुटी और सहस्त्रपुटी अभ्रक का भी शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। शतपुटी से मतलब यहाँ यह है कि किसी भी अभ्रक को बनाया, अभ्रक को भस्म बनाई तो सामान्य रूप से अभ्रक 20 पुटों में अभ्रक की भस्म बन जाती है। लेकिन उसकी 20 पुट की बजाय यदि उसमें 19 स्वरों से पुनः घोट कर, जैसे मान लो काशमर्द के स्वरस में घोट करके अपने बनाई है अभ्रक, तो काशमर्द के स्वरस में ही पुनः घोट करके टिकिया बना करके सराव संपुट करके 100 बार गजपुट दे तो वो तो शतपुटी अभ्रक कहलाएगी। और अगर उसी तरह से सहस्त्रपुटी यानी 1000 पुट अगर उसमें दें तो वो 1000 पुट यानी सहस्त्रपुटी अभ्रक कहलाएगी। तो सहस्त्रपुटी अभ्रक अत्यधिक रूप से रसायन का काम करती है और वो जिन भी बीमारियों में अभ्रक का प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा डोज उसकी कम हो जाती है, लेकिन वो इस तरह काम करती है कि वो अमृत के समान गुणकारी होती है। इसलिए शास्त्रों में शतपुटी और सहस्त्रपुटी अभ्रक का भी उल्लेख मिलता है। तो अपन को शतपुटी और सहस्त्रपुटी अभ्रक का कैसे वर्णन किया जाता है, इसी के बारे में भी वर्णन किया जाता है। तो सहस्त्रपुटी अभ्रक में लिखा गया है कि न्यूनाधिक, उसकी मात्रा न्यून और अधिक हो जाती है, मतलब मात्रा कम हो जाएगी अधिक हो जाएगी। मान लो 20 सामान्य अभ्रक है तो उसकी मात्रा अपन उसको 250 mg से 500 mg दे सकते हैं, ठीक है। और यदि शतपुटी अभ्रक है तो उसको अपन को 250 mg की मात्रा से अधिक नहीं देनी, 125 mg और 250 mg की मात्रा में दे सकते हैं। यदि सहस्त्रपुटी अभ्रक बनाई है आपने तो उसकी न्यूनाधिक मात्रा में यही है कि उसकी मात्रा 60 mg से 125 mg तक अपन देंगे तो वो उसी प्रकार का कार्य करेगी जिस प्रकार से वो सामान्य रूप से करती है। लेकिन मेरा ये खुद का मानना है, मैंने अपनी चिकित्सा में सहस्त्रपुटी अभ्रक का अनेकों बार प्रयोग किया और कई ऐसी बीमारियों में प्रयोग किया जो आयुर्वेद से में असाध्य रूप में आई थी, लेकिन आयुर्वेद ने उनको साध्य किया। तो अभ्रक सहस्त्रपुटी अभ्रक असाध्य बीमारियों में देने पर भी उसको लाभ देती है। उसमें इन्होंने आगे बताया कि सहस्त्रपुटी अभ्रक में अपन किस प्रकार के प्रयोगों का वर्णन करते हैं। तो उसमें ये कहा है कि सहस्त्रपुटी अभ्रक में अभ्रक मारक गण एक बनाया गया है। मतलब अभ्रक मारक यानी अभ्रक को मारने मारक मैंने पहले भी कहा था, मारण शब्द भस्म बनाने की प्रक्रिया को कहा गया है। तो अभ्रक मारक गण मतलब आगे भी आएंगे कई प्रकार के कि लोह मारक गण, अभ्रक मारक गण, ताम्र मारक गण। तो मारक गण का मतलब ये है कि इनकी भस्म बनाने में इन औषधियों का प्रयोग करोगे तो उत्तम रूप से वो कारगर होंगी, वो इनके गण कहलाते हैं। तो अभ्रक को सहस्त्रपुटी अभ्रक के लिए 60 द्रव्यों को एक मारक गण समूह बनाया गया है। इन 60 द्रव्यों में कि 16 इन्होंने कहा कि प्रत्येक द्रव्य की 16 भावना देगी, मतलब 16 भावना, यानी भावना कहते हैं, भावना कैसे कहते हैं कि किसी भी औषधि को उसके द्रव्य, मतलब जैसे मान लो दूध की भावना देनी हो तो दूध में पूरा भिगो दो, या किसी स्वरस की भावना देनी हो तो उस औषधि को उसमें पूरा भिगो दो, भिगोने के बाद में वो उस भावना कहलाती है, मतलब पूरा भीग जाए वो,
और फिर भीगने के बाद घोट लो, घोट करके उसको पानी को सुखा दो, तो वो भावना कहलाएगी उसमें। मतलब इसमें भावना मतलब उसके उस औषधि में उस द्रव्य के गुण भी उसमें आएंगे, तो इसे भावना कहते हैं। तो उसमें कहा है कि उन 60 द्रव्यों की जो है ना, उन द्रव्यों की 16-16 भावना देख करके इसको तैयार करें, और 1 पुट लगानी चाहिए। मतलब उसके 16 भावना देख करके 1-1 पुट लगाएं। मतलब सहस्त्र पुट के लिए सभी 60 द्रव्यों की 16-16 भावना दो, 16-16 भावना देके 1-1 पुट लगाओ उसमें। तो इस प्रकार से वो सहस्त्रपुटी अभ्रक के जो बताए हैं, तो उसमें 60 द्रव्य कौन कौन से हैं उसके इन्होंने नाम बताए हैं। अर्क दुग्ध, वट दुग्ध, सेहुंड का दूध, वकाक माची, मुस्ता, घृतकुमारी, वट प्ररोह, गोमूत्र, विलमूल, वासापत्र, आमल की, हरित की, विभीतक, अजारक्त, कंटकारी, अजा रक्त यानी अजाया बोलते हैं बकरी को, उसका रक्त, कंटकारी औषधि है, अग्निमंथ औषधि है, सालपर्णी, प्रश्नपर्णी, श्रीपर्णी, पाटला, गुड़, तिलपर्णी, गोक्षरू, अपामार्ग, श्वेत सरसों, लोघ्र, बड़ी कटेरी, वास्तुक यानी बथुआ, धतूरा, काशमर्द, लोघ्र, भांग, गुरुची, मरशासक, तुलसी, दूर्वा, धतूरा, अश्वगंध, कुटकी, मंडूकपर्णी, मदन फल, तगर, शंखपुष्पी, तांबूल, बेर की छाल, श्वेत पुनर्नवा, मूसाकर्णी, सप्तपर्णी, कदली, कंदस्वरस, भृंगराज, देवदारू, मूसली, जातिपत्र, अगस्त्यपत्र, तालिसपत्र, चित्रकमूल, जलकुंभी। इस प्रकार से जो द्रव्य हैं ये दाड़िम पत्र, तुंडलीकम, एरंड पत्र, एरंड मूल पत्र, सोनापाठा, मंजीठ, पालक शाक, नागरमोथा, मीनाक्षी, मत्याक्षी यानी ताल मखाना। इस प्रकार से ये 60 द्रव्यों का एक समूह बनाया गया है। इनको अभ्रक मारक गण का नाम दिया गया है, और इन अभ्रक मारक गण से ही इसकी 16-16 भावना देकर, मतलब हर एक द्रव्य की 16-16 भावना देकर के और उनको 1-1 पुट देवें। इस प्रकार से सहस्त्रपुटी अभ्रक का इन्होंने वर्णन किया। सहस्त्रपुटी अभ्रक को बनाने का, निर्माण का वर्णन किया गया है। इस अभ्रक को वर्णन करने के बाद में पुटों की संख्या इसमें देते हैं, तो वो उन्होंने इस प्रकार से वर्णन की गई है। अभ्रक भस्म का निर्माण में पुटों की संख्या में उन्होंने कहा है कि 30 पुट तो सामान्य में देनी चाहिए। मतलब आगे इन्होंने पुटों की संख्या के बारे में कहा कि पहले 20, 10, 5 भी, 10 भी, 20 भी, लेकिन 30 पुट तो सामान्य अभ्रक में देना ही चाहिए। इसके अलावा शतपुटी अभ्रक होगी और ये सहस्त्रपुटी अभ्रक होगी। तो सहस्त्रपुटी अभ्रक का अत्यधिक रूप से उसमें प्रयोग किया जा सकता है, बहुत अत्यधिक रूप से उसमें प्रयोग होता रहता है। अब आगे इसमें अभ्रक के गुण क्या है। मान लो सहस्त्रपुटी अभ्रक है, सामान्य अभ्रक है, इसमें गुण क्या होंगे, इसके गुण के बारे में बताया गया कि अभ्रक के गुण हैं। अभ्रक भस्म में अमृत जैसा गुणवान है। अभ्रक भस्म क्या बताया कि अभ्रक भस्म जो है अमृत के समान गुणवान है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष नाशक है, मतलब तीनों को दोषों का है नाश करने वाली है। बुद्धि प्रबोधक है, बुद्धि को बढ़ाने वाली है। आयुष्य है, यानी आयु को बढ़ाने वाली है। रसायन है, रसायन का मतलब ये व्यक्ति को लिए रसायन का काम करती है। रसायन किसे कहते हैं, यत जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम। जो व्याधि को, यत जरा, जो जरा यानी वृद्धावस्था को, व्याधि को, इनको विध्वंसी खत्म कर दे, मतलब जो औषधि व्याधि को खत्म कर दे और जरा यानी वृद्धावस्था को थोड़ी विलंब से आने दे, उन सब औषधियों को रसायन औषधि कहते हैं। तो ये क्या है, रसायन का काम। रसायन कौन सी होगी, अगर सहस्त्रपुटी, मैंने आपको पूर्व में बताया कि शतपुटी अभ्रक और सहस्त्रपुटी अभ्रक रसायन का ही काम करती है, तो ये रसायन का काम करेगी। आयुष्य, आयु को बढ़ाती है। वाजीकरण है, वाजीकरण किसे कहते हैं, मतलब पुरुषत्व शक्ति को जो वर्धन करती है, पुरुषों में पुरुषत्व शक्ति का वर्धन करती है, उसे वाजीकरण कहा गया है। बल्य है, बल्य का मतलब बलशाली है। वृष्टि है, वो भी वाजीकरण है। ब्रहण है, ब्रहण यानी शरीर को पुष्ट करने वाली है, शरीर को पुष्ट करेगी, वो ब्रहण कहलाती है। मेध्य, मेध्य का मतलब बुद्धिवर्धक, बुद्धि को बढ़ाने वाली है, मेघा को बढ़ाने वाली है। हृदय, हृदय है हृदय के लिए हितकारी, जो हृदय के लिए हितकारी है वो उसको हृदय बोलेंगे, हृदय है। केश है, केश का मतलब केशों, बालों के लिए हितकारी, जो बालों के लिए अच्छी है वो केश कहलाएगी। वर्ण,
वर्ण के लिए हितकारी, यानी आपके वर्ण को निखारने वाली, मतलब आपका जो वर्ण है, शरीर का कलर है, उसको निखारने वाली है, उसको वर्ण को निखारने वाली है। नेत्र, नेत्र है नेत्र के लिए अत्यंत लाभकारी, वो नेत्र औषधि कहलाएगी, मतलब आपकी नेत्र ज्योति को बढ़ाने वाली, ये अभ्रक के गुण नेत्र में। दीपन, दीपन का मतलब है प्रदीप, दीपन का मतलब अग्नि को बढ़ाने वाली, आपकी अग्नि मतलब जठराग्नि, आपकी जठराग्नि को, जो जठराग्नि आपकी मंद है, आपको भूख कम लगती है, तो दीपन यानी उस जठराग्नि को बढ़ाने वाली, यानी भूख को बढ़ाने वाली, अग्नि को बढ़ाने वाली यानी भूख को बढ़ाने वाली, दीपन दीपन है। पाचन, दीपन और पाचन दोनों एक अलग अलग प्रक्रिया है। दीपन अग्नि को दीपन करेगी तो पाचन ऑटोमेटिक होगा, मतलब पाचन के लिए भी है, दीपन भी करती है और पाचन भी करती है, दोनों काम करती है, पाचन का काम भी करेगी और अग्नि को बढ़ाने का काम भी करेगी, दीपन पाचन है। योगवाही, योगवाही का मतलब है कि आप कोई भी औषधि ले रहे हैं तो आपको सारे शरीर के हर भाग में पहुँचे, जैसे शहद को उत्तम योगवाही माना जाता है, इसलिए आयुर्वेदिक दवाओं को शहद के साथ लेते हैं, तो ये भी वही औषधि है कि लेते ही तुरंत सारे शरीर में प्रवेश करके योग की सारे शरीर में तुरंत असर करे पहुँचे, वो योगवाही कहलाती है। देह लोहकृत, आगे बताया देह लोहकृत, यानी देह यानी आपके शरीर को, लोहकृत यानी शरीर को लोहे की तरह पुष्ट करने वाली है, देह को लोहे की तरह पुष्ट बना देती है, मतलब जैसे लोहा ताकतवर होता है उस तरह से देह को ताकतवर बना देती है। स्निग्ध, यानी ये स्निग्ध का मतलब चिकनाई युक्त होती है, इसका गुण में चिकनाई युक्त है। शीत है, शीत का मतलब ये शरीर में लेने पर गर्मी नहीं करेगी, शीत यानी शीतल गुण को करेगी, इसलिए शीत का है। पारद बंधकृत, पारद का बंधन करने वाली है, मतलब पारद का बंधन करने वाले, पारद को बांधने वाली है। पारद क्या, चंचल, पारद को चंचल कहा गया है, पारद का एक नाम चंचल भी है, तो पारद को चंचल कहा गया, तो पारद का बंधन करती है, इसलिए पारद को बंधन करने वाली है। धातुवर्धक, धातु जो हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु है, ये 7 प्रकार की धातु है, इन 7 धातुओं को वर्धन करने वाली है, इन 7 को बढ़ाने वाली है, रस को बढ़ाएगी रक्त बढ़ेगा, तो 7 धातुओं का वर्धन करने वाली है धातुवर्धक। संततिप्रद, संततिप्रद का मतलब है आपको संतान उत्पत्ति करने में ये सहायक है, मतलब यदि किसी कारण से आपको संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो इस अभ्रक भस्म का सेवन करने से संतान उत्पत्ति के योग बनते हैं, संतान उत्पत्ति करती है, संतति के लिए फायदेमंद है। जरा व्याधि और मृत्युनाशक है, जरा वही रसायन का काम, जरा को खत्म करती है, वृद्धावस्था को खत्म करती है, व्याधि को खत्म करती है और मृत्यु का दोनों खत्म करेगी तो मृत्यु को अपना नाश करेगी, मृत्यु का नाशक कहा गया है इसको। आगे इसके अतिरिक्त क्या करती है, मधुमेह, डायबिटीज जिसे कहते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा बीमारी फैल रही है, अत्यधिक बीमारी रूप से, ये महामारी के रूप से फैल रही है डायबिटीज, इस मधुमेह को खत्म करने के लिए इसका काम है। प्रमेह को खत्म करती है, प्रमेह का मधुमेह प्रमेह का ही भेग है, प्रमेह को खत्म करती है। व्रण, कोई घाव हो जाए, घाव को ठीक करती भरती है। कुष्ठ लेप्रोसी, कुष्ठ रोग को ठीक करती है, कुष्ठ रोग में भी काम करती है। प्लीहा, आपकी तिल्ली बढ़ जाए, प्लीहा, स्प्लीन बढ़ जाए, स्प्लीन में कोई दिक्कत हो उसको ठीक करती है, प्लीहा को ठीक करती है। उदर शूल में, उदर कोई भी उदर विकार हो तो उदर विकारों में लाभकारी है, शूल में लाभकारी है, या कहीं दर्द हो पीड़ा हो उसमें लाभकारी है। ग्रहणी नामक एक बीमारी होती है जिसमें ग्रहणी अन्न का ग्रहण नहीं करके उसको निकाल देती है, उस ग्रहणी रोग को भी ठीक करने वाली है। पांडु, आप में रक्ताल्पता हो, पांडु का मतलब रक्ताल्पता हो, आप में खून की कमी हो, एनीमिया हो, उसमें अभ्रक गुणकारी है, उस एनीमिया को ठीक करने वाली है। क्षय, टीबी को ठीक करती है, क्षय को ठीक करने वाली होती है। विष दोष, शरीर में मान लो आपने विष का प्रयोग ले लिया हो किस प्रकार से, तो विष दोष को ठीक करने वाली है, विष दोष को ठीक करेगी बिल्कुल हर तरह से। ग्रंथि दोष से होने वाले ज्वर को ठीक करेगी। ग्रंथि दोष यानी कोई आपके शरीर में गांठ है और गांठ दोष से ज्वर हो रहा है तो उसको ठीक करेगी ग्रंथि दोष से। कई बार क्या है, छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती है उनसे ज्वर उत्पन्न होता है, उसको ठीक करती है। प्राणवर्धक, प्राण वायु को देने वाली है और प्राण को बढ़ाने वाली है, मतलब आपकी उम्र को बढ़ाने वाली प्राणवर्धक है। पुंसत्ववर्धक और पुंसत्व शक्ति, यानी पुरुष में जो पुंसत्व शक्ति होती है, पुरुष की पुंसत्व शक्ति को बढ़ाने वाली होती है, उसको बढ़ाएगी।
हैं और कृमि रोग नाशक है, और अंत में ये इस कृमि रोगों का नाश भी ये करती है। इस प्रकार से इसके बहुत इन्होंने महत्व बताया है इसका, कि इस प्रकार से ये अभ्रक भस्म इस प्रकार से अत्यधिक गुणकारी है, योगवाही है। इस प्रकार से अभ्रक भस्म का प्रयोग इन्होंने अत्यंत उपयोगी बताया है। तो आपको इसके शतपुटी अभ्रक का प्रयोग, सहस्त्रपुटी अभ्रक का प्रयोग कर करके और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से रक्षा करने के लिए इनका प्रयोग आपको करना चाहिए, और ये अत्यधिक गुणकारी इसको इसमें बताया गया है, इसलिए इसका आपको प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।